हेलो, नमस्कार माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जिस दृढ़ विश्वास के साथ हम लोगों ने कक्षा 10th के लिए संपूर्ण रिवीजन सीरीज को शुरू किया था, आज उसका अंतिम लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में सारी जानकारियां आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने इस संपूर्ण रिवीजन सीरीज को शुरू किया था, इसमें लगभग आपके सामने 5 लेक्चर मैंने लिए हैं। पहला हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था उसमें परावर्तन के बारे में बात की थी। दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए थे, उसमें अपवर्तन के बारे में बात की थी प्रकाश का। तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए थे, उसमें अपवर्तन और लेंसों के बारे में बात की थी, साथ में मानव नेत्र भी था। चौथा जो हम लोगों ने लेक्चर आपके सामने लेके आए, उसमें विद्युत चुम्बकीय जो विद्युत धारा करंट है उसके बारे में बात की, उसका उसमें प्रभाव क्या होता है, उसके उस प्रभाव कैसे दिखाता है उसके बारे में बात की। पांचवा लेक्चर आपके सामने लेके आए, चुंबक के बारे में जानकारियां दी हमने। इसके बाद जो अंतिम आपका संपूर्ण रिवीजन सीरीज का अंतिम लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप ये 6 लेक्चर डेली बेस पर देखते हैं लगभग 2 से 3 बार, तो देन अगर 3 घंटे आप इनमें देते हैं, देन मैं आपको कह सकता हूं कि आपका साइंस का स्कोर और बच्चों की अपेक्षा काफी पीक पॉइंट पर होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समय ना गवाते हुए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स। कल हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात की थी, आज हम लोग बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कल हम लोगों ने कर ली थी। मान लिया हम लोगों के पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से ये रहा। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हमने ऐसे प्रदर्शित कर दिया, ठीक है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम जो विद्युत बल रेखाएं हैं या चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको खींच दें, क्या करें? चुंबकीय बल रेखाओं को खींचें तो वहां पर हमें मिलता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स। क्या मिलता है? चुंबकीय फ्लक्स। अर्थात डेफिनेशन क्या बनी? जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत होकर गुजरने वाली जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगा? आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं? इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। फाई बराबर एक फॉर्मूला निकल के आता है V/A। ये कैसे निकला जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये फॉर्मूला इस तरीके से निकला। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? उस चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है ना। इसको अगर जानने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा कि एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वो जो बल रेखाएं निकले वो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत निकलेंगी, तब ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपका चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बनाते हुए यदि गुजरती हैं, देन इसका फॉर्मूला इस तरीके से निकल के आएगा क्या? फाई बराबर VA cos थीटा। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। फाई बराबर BA cos थीटा। वो कहेंगे क्षेत्रफल इतना है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है और चुंबकीय बल रेखाएं 60 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल से जा रही हैं, तब उसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा। देन आपको सारे मान पुट कर देने हैं, आपके सामने चुंबकीय फ्लक्स का मान निकल के आ जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को देख लिया, फाई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक आपके सामने लिखा हुआ है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या फिर वेबर भी इसको बोलते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं एक बंद सर्किट में। मान लिया एक कोई बंद परिपथ है, ठीक है ना। उस बंद परिपथ में हमारे सामने क्या हो रहा है? बंद परिपथ में यदि बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होने का यह मतलब है कि उसमें बल रेखाओं की संख्या बढ़ घट रही हो, ठीक है ना। जब भी किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर आ जाता है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या आ जाता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है, जिसके कारण उसमें एक धारा बहने लगती है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ किसके कारण? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसके कारण एक धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं? प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है ना। और इस घटना को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण। फिर से जानेंगे, चुंबकीय प्रेरण वह घटना होती है जब
जब किसी बंद परिपथ में क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल काम करने लगता है तथा जिसके कारण एक धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, आपका चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल समझ में आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें एक वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसे प्रदर्शित करते हैं ई से। इसकी बात हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे शायद। ई बराबर क्या होता है वो हम लोग लेंज के नियम में देखेंगे क्या होता है ई का मान, ठीक है ना। आगे बात करते हैं फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्या, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम इनका ये कहता है, जब किसी, पहला नियम ये कहता है, फैराडे का पहला नियम ये कहता है, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, होता है ना। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से। तो ये जो विद्युत वाहक बल ई होता है वो फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन, क्या, फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन। मान लिया कि पहले परिवर्तन φ2 से φ1 हुआ, ठीक है ना, φ1 से क्या हुआ, φ2 हुआ, और इसकी दर लिखेंगे तो डेल्टा टी लिखेंगे, यहां पर बोलो लिखेंगे कि नहीं, और यहां पे लगाएंगे माइनस साइन। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो बताएंगे। इतनी बात अगर क्लियर यहां पे ना लगा के अगर इसको ऐसे लिख लिया जाए कि ई बराबर क्या, ये परिवर्तन है तो डेल्टा फाई लिख लें अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे लगाएंगे माइनस साइन। ये है आपका फैराडे का प्रथम नियम। चलिए, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ये कहता है कि जब भी किसी बंद परिपथ में जब भी किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ई, जो उस परिवर्तन, जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उसकी दर, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये विद्युत वाहक बल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला आता है, इसे ही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसमें अगर आपका जो चुंबकीय फ्लक्स में अगर कहें कि आपके नंबर ऑफ फेरे कितने हैं तो इसमें n का मल्टीप्लाई और हो जाता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला दूसरा निकल के आ जाता है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है, जब भी किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब भी किसी चुंबकीय फ्लक्स में यानी कि बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। यदि उनमें फेरों की संख्या दी है, जो आपका चुंबकीय वो बनाया गया आपका उस चुंबकीय फ्लक्स जो आपको बनाया गया है उसमें आपके फेरों की संख्या अगर है तो उसको हम लोग एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। कुंडली में फेरों की संख्या है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि विद्युत वाहक बल है तो इसको हम लोग मात्रा क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। इतनी तो बात क्लियर है आपकी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है तो हम चलते हैं चुंबकीय फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बड़ा सरल, बड़ा सिंपल, ये कहता है कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा जिसके कारण एक धारा बहती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रेरित धारा। अच्छा, ये जो प्रेरित धारा है ये उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी बंद परिपथ में उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें उत्पन्न होता है एक विद्युत वाहक बल, जिसका मान हम लोगों ने अभी निकाला, तथा उसके कारण एक धारा बहने लगती है। प्रेरित विद्युत वाहक के कारण एक धारा बहने लगती है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रेरित धारा, तथा ये जो धारा है वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। अगर लेंज का नियम पूछा जाए आपसे तो ये बात जो मैंने आपको बताई है अभी हाल, वही आपको लिख देनी है। क्या बताई कि जब भी किसी बंद परिपथ के फ्लक्स में, जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें उत्पन्न होता है एक विद्युत वाहक बल, जिसके कारण एक धारा बहने लगती है जिसका नाम देते हैं हम लोग प्रेरित धारा, तथा ये जो धारा होती है वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है, यानी कि जिस कारण से ये निकली है धारा वो उसी का विरोध करती है। इसको कहते हैं लेंज का नियम। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। दोनों नियम और लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फैराडे के नियम भी पूछे जाते हैं और लेंज का नियम भी पूछा जाता है डायरेक्टली कभी कभी, ठीक है ना। बात करते हैं फ्लेंग के दाएं हाथ के नियम तथा प्रेरित धारा के बारे में।
बात करते हैं क्या, फ्लेंग के दाएं हाथ का नियम तथा प्रेरित धारा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना दाएं हाथ के नियम से और फ्लेंग के बाएं हाथ के नियम से। यहां पर जो दिशा बताएंगे हम लोग प्रेरित धारा के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है फ्लेंग ने जो दाएं हाथ का नियम दिया वो दरअसल आपकी प्रेरित धारा के संबंध में दिया। ये नियम ये कहता है कि यदि हम क्या करें, किसको फैलाना है, दाएं हाथ को, इस तरीके से ये हमने फैला दिया दायां हाथ, ठीक है ना। इस दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है और उसके पास वाली उंगली और मध्य वाली उंगली परस्पर कितने डिग्री के एंगल पर झुकी है, बोलो 90 डिग्री की। तो जो तर्जनी की उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, जो अंगूठा है वो आपको चालक की दिशा को बताता है, तथा ये जो मिडिल वाली फिंगर है वो धारा को बताती है। फिर से, फ्लेंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठा, तर्जनी की उंगली तथा मिडिल वाली फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हों, तब तर्जनी की उंगली किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, और आपका जो अंगूठा है वो बहने वाली जो अंगूठा है वो चालक की दिशा को बताता है। देन जो मिडिल वाली फिंगर है वो बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेंग के दाएं हाथ का नियम तथा प्रेरित धारा की दिशा को बताने का नियम भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो, एक बार फिर से जानने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए आपका राइट हैंड है, इसमें 3 आपके पास फिंगर हैं। ये फिंगर है आपका अंगूठा, क्या है ये अंगूठा, जो किसको बताता है, चालक की दिशा को, ठीक है ना, चालक की दिशा को बताता है। इसके साथ जो आपकी तर्जनी वाली उंगली है वो किसको बताएगी, बी को, और जो आपकी आई है वो बहने वाली धारा यानी कि प्रेरित धारा को बताती है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो हम लोग चलते हैं विद्युत धारा जनित तथा प्रत्यावर्ती धारा डायमनो। इसकी बात करने के लिए हम लोगों को समझना होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा है कि विद्युत जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी जनरेटर, सॉरी एसी जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी जनरेटर। इस जनरेटर को देखने के लिए हमें बगल में दिखा हुआ डायग्राम देखना होगा। ये डायग्राम कुछ हमें बता रहा है कि आपका जो प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा डायमनो होता है वो क्या होता है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम लोग डायग्राम पे चलते हैं और देखते हैं कि डायग्राम में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। सबसे पहले तो जनरेटर जान लेते हैं क्या होता है। जनरेटर या फिर जनित्र या फिर जनरेटर एक प्रकार का यंत्र होता है जो क्या करता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जनरली जब हम लोगों के यहाँ शादी आदि होती है तो जनरेटरों का यूज बहुत किया जाता है। उसमें हम लोग डीजल को डालते हैं, पहिए को घुमाते हैं, देन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, वो जनरेटर के द्वारा ही संभव होता है। बोलो होता है कि नहीं। उसी जनरेटर के बारे में दरअसल हम लोग बात करने वाले हैं आज। वो जनरेटर की संरचना अगर अंदर की ओर देखी जाए तो इस टाइप से हमें दिखाई देती है। इसमें लगा क्या क्या होता है इस पे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायमनो का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से क्या फिट होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसकी बात करने के लिए आपको सीधा सा ये लिखना है प्रत्यावर्ती धारा डायमनो में कि प्रत्यावर्ती धारा डायमनो वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। अच्छा, इसमें होते हैं 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4 पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या होता है। ये जो एन और एस है ये क्षेत्र चुंबक यानी कि चुंबक होते हैं, ठीक है ना, जो लगे होते हैं। चुंबक के साथ जो बीच में लगा हुआ आपको रेक्टेंगल शेप का एक ABCD एक शेप दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग आर्मेचर। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको कहते हैं सर आर्मेचर, ठीक है ना। और जो NS है इनको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, जो आपकी चुंबक है। इतनी बातें क्लियर होती हैं। इसमें एक नली फिट होती है, इस तरीके से लगी रहती है, और उसमें S और S2 दो सर्पी बलय लगे रहते हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कनेक्टेड हो जाते हैं। और जो B1 B2 है वो बुरुस हैं। ये बुरुस क्या करते हैं, ये सर्पी बलय क्या करते हैं, आर्मेचर क्या करता है, क्षेत्र चुंबक कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि डायमनो का चित्र बनाइए, कौन सा वाला आपका AC जनरेटर, तो आपको इस डायग्राम को बना देना है। इसमें आपको ये लिखना है कि जो प्रत्यावर्ती डायमनो होता है या जनित्र होता है वो उसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं, आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक और आपका सर्पी बलय एंड ब्रुश। इतनी चीजें लगी रहती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्र चुंबक की। क्षेत्र चुंबक में 2 पोल होंगे, पहले ही बताया जो भी चुंबक होंगे उसमें 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
तथा इसमें लिखेंगे कि जो आपका प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर होता है, इसमें एक क्षेत्र चुंबक होता है जिसके दो पोल होते हैं, आपका एन पोल और एस पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसके साथ दूसरा हेडिंग डालेंगे आर्मेचर। आर्मेचर में ये लिखेंगे कि जो आर्मेचर होती है वो एक वृत्ताकार कुंडली होती है जो किसी भी क्रोड पर आपके तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है और वो क्षेत्र चुंबक के अंदर इस तरीके से फंसाई जाती है कि वो उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है ना। ये क्षेत्र चुंबक जब घूमती है, ये क्या करेगी, घूमेगी, देन चीजें चलेंगी। अच्छा, इसके साथ नीचे जो लगे हुए हैं सर्पी बलय, ये सर्पी बलय क्या करते हैं, घूमते हैं तो इनका कांटेक्ट यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरीके से होता रहता है। और जो ब्रुश होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो करंट हो रही है उनको ऐसे घूमेगा तो ये कनेक्टेड इससे, फिर देन ये वाला इससे, देन ये वाला इससे, इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो सर्पी बलय और ब्रुश का काम समझ में आ गया। अब करना क्या है, कार्यविधि लिखने के लिए आपको सबसे पहले कार्यविधि में करेंगे क्या, जो कुंडली है वो क्या करेगी, आपकी जो आर्मेचर है कुंडली वो क्या करेगी, घूमेगी। जैसे ये घूमेगी तो ये क्या करेगी, इसकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक उत्पन्न होता है विद्युत भाग बल, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए, प्रेरित धारा वाला, है ना। ये घूमेगी जब भी तो इसके क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा जिसके कारण एक धारा बहेगी जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। यही विद्युत धारा क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली है। इस तरीके से इसका क्या हुई, कार्यविधि होगी। इतना आप लिख देते हो, जन आपको सफिशिएंट नंबर मिलने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बात करते हैं नेक्स्ट, क्या दिष्ट धारा या फिर डायमनो अथवा जनित्र। दिष्ट धारा मतलब डीसी जनरेटर, बिल्कुल भी सेम ही होता है एक तरीके से, ऐसी सारी चीजें उसमें भी फिट होती हैं, लेकिन उसमें केवल एक अंतर होता है कि सर्पी बलय की जगह पे हम लोग यूज करते हैं विभक्त बलय। किसका, विभक्त बलय लगी रहती है। क्या लगी रहती है, विभक्त बलय लगी रहती है। सर्पी जगह की जगह क्या लगा रहता है, विभक्त बलय, विभक्त बलय लगी रहती हैं। बस इतना सा अंतर होता है, बाकी सारी चीजें आपको सेम लिखनी है। इसमें भी क्या है, ये भी क्या करता है आपका एक तरीके से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। वही सारी चीजें सेम है। आर्मेचर होता है, क्षेत्र चुंबक होता है, क्षेत्र चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है जो आपका रखा रहता है। इसके साथ जो आर्मेचर होता है वो किसी कुंडली से, आपकी कुंडली से बनाई जाती है वृत्ताकार कुंडली, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वाइंडिंग कर देते हैं आपका, किसमें, तांबे के तार से वाइंडिंग कर देते हैं और उसको क्षेत्र चुंबक में रख के फंसा देते हैं। जब ये घूमती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर बस क्या होता है, आपका ब्रुश की जगह क्या, सॉरी उसके विभक्त बलय लगा देते हैं। किसकी जगह पे, सर्पी बलय की जगह पे। काम वैसे ही करती है सारी चीजें, बस इसके जगह पे हम लोग इसको यूज कर देते हैं ना। फिर बस वही है कि जब इसको घुमाएंगे हम लोग, ठीक है ना, जब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, देन उसमें एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। जब विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा तो प्रेरण के कारण क्या होगा, उसमें एक धारा बहेगी जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और इस तरीके से हम लोगों का ये सिस्टम फिर से चलने लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट धारा, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। सबसे पहले बात करते हैं एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर की बात करने के लिए, एसी जनरेटर ने एसी करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट वह करंट होती है जिसका मान समय के साथ चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं क्या, एसी करंट। क्या बोलते हैं, एसी करंट। अल्टरनेटिव करंट कैसे कहते हैं, वह करंट जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है उसको कहते हैं क्या, आपका एसी करंट। ठीक है, एसी करंट को, इसको हम लोग ग्राफ की मदद से अगर देखें तो ऐसे अपन लोगों को ग्राफ मिलता है। ये वो पॉइंट मान लिया हमने, क्या मिल लिया, एक चक्कर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ये आपका टी हो गया मान के चला, ठीक है ना, और ये आपका पूरा एक कंप्लीट चक्कर मान लिया हमने, ठीक है ना। कहीं पर मान बढ़ा, फिर कहीं घटा, फिर कहीं बढ़ा, कहीं घटा, इस तरीके से हम देखते हैं तो क्या होता है, ये हमें कौन सी करंट का डायरेक्शन है, एसी करंट को बताता है। मतलब एसी करंट वह करंट होती है जिसमें वोल्टेज के बढ़ने के साथ जो धारा होती है वो बढ़ती घटती रहती है, तो उसको हम करंट को कहते हैं क्या, आपका प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट। डीसी करंट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल, इसके अपोजिट ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ चेंज नहीं होता है, आपका क्या कहलाता है, डीसी धारा कहलाती है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग बात कर लेते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा से तुलना। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में तुलना करने के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो ज़्यादा लाभदायक होती है हमारे घरों के लिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह पे करंट पहुंचाते हैं, जबकि जो डीसी करंट होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकती है। ठीक है ना, पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं ये इससे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में एसी से क्या कर सकते हैं, बहुत मात्रा में चीज़ों को जला सकते हैं, है ना, बड़ी करंट होती है दिष्ट धारा में, जबकि ऐसा कम पॉसिबल होता है। ठीक है ना, इसके बाद इसका अगर हम दोष देखें तो दोष भी बहुत होते हैं, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो आपकी अल्टरनेटिव करंट है, इससे क्या होता है, बहुत सी हानियाँ भी होती हैं कि नहीं होती हैं, इससे बहुत सारी हानियाँ देखने को हमें मिलती हैं।
खतरनाक भी होती है बहुत सारी, है ना। इसलिए ये प्रत्यावर्ती धारा की क्या हो गए आपके इस तरीके से दोष हो गए। इसके बाद विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का सिद्धांत आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या करता है, एसी और जनरेटर, एसी डीसी जनरेटर के साथ ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट से, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत ये है कि आंतरिक ऊर्जा को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। इसके बाद इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो विद्युत मोटर है ये अगर आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। विद्युत मोटर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तीनों में से, दो में से। क्या विद्युत धारा जनित को बनाइए, आदर्श धारा डायमंडों को आपको बनाना है, तो आपको आसानी से बना देना है, चीजें आपकी सारी क्लियर हो गई। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि जितना मैंने पढ़ाया है 6 लेक्चरों के अंदर, पेपर केवल वहीं से आएगा। मैं आपको रियल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि पेपर कैसे क्या ऑपरेट हुआ है। इन्हीं वीडियोस को आप देखिए, जो आपका संपूर्ण आपके साथ क्या है उसके आपके पास मौजूद है, जो फॉर्मूला है उनको आप बार बार देखिए। अगर वहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे तो वो आपसे हो जाएंगे। अगर ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बनते हैं, थोड़ा सा केयरफुली ये देखना है आपको, साइनों का ध्यान रखना है कि एफ को कैसा पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना, यू को पॉजिटिव नेगेटिव लेना, इस तरीके से यदि आप करते हो देन आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है और इस लेक्चर के साथ संपूर्ण रिवीजन सीरीज का भी पूरा हम लोगों ने निपटारा कर लिया है। इसको आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इसको, ताकि उनका भी मदद हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। बस यही आप लोगों से उम्मीद है। बाकी सपोर्ट कीजिए, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए एकाग्रता से, और बच्चों का सम्मान कीजिए, बड़ों को प्यार, बड़ों से अच्छे से बिहेव कीजिए। यही सब कहना चाहूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम बधाई अभी से कि आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। ऐसी आपकी विशेष शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।